नमस्कार दोस्तों, हिंदी एस्पिरेंट के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग पॉलिटी वाली सीरीज को देख रहे थे और पॉलिटी वाली सीरीज बिल्कुल एकदम नए सिरे से हम लोग जीरो लेवल से देख रहे हैं। और मैं आपको बताते चलूं कि जो हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट हुआ है, एकदम शुरुआती टॉपिक स्टार्ट हुआ है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और भारत के संवैधानिक विकास को हमने भाई बताया कि यह भारत का संवैधानिक विकास अधिनियमों के माध्यम से हम संविधान के विकास को देख रहे थे। और हमने यह बताया था कि दो कालखंडों में इसको डिवाइड किया था, एक कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास और दूसरा ताज, क्राउन या सम्राट के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। हमने कंपनी के शासन के अंतर्गत जो संविधान का विकास स्टार्ट किया था उसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पूरा फुल डिस्कस किया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसमें क्या कुछ प्रावधान किए गए थे। लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे प्रावधान किए गए थे लेकिन सफल नहीं हुआ। और उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को ध्यान में रखते हुए एक 1781 का अधिनियम लाया जाता है, जिसे 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम या अमेंडिंग एक्ट कहा जाता है। तो आज बारी है संशोधनात्मक अधिनियम की, आज बारी है अमेंडिंग एक्ट की, जो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। तो सवाल यह है कि 1781 का जो अधिनियम है इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, यहां से लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आएंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद 1786 का अधिनियम लेकर आएंगे। देन उसके बाद 1793 का अधिनियम, उसके बाद 1813, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853, ताकि हमारा जो कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास हुआ है वो चीजें कंप्लीट हो जाए। फिर हम ताज के शासन के अंतर्गत अच्छे से संविधान का निर्माण करेंगे, विकास करेंगे और प्रावधानों को डिस्कस करेंगे। तो खैर आते हैं, देखते हैं कि 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम में, अमेंडिंग एक्ट में क्या कुछ प्रावधान किए गए थे। अगर मैं कहूं कि भैया इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए तो सुनना जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट, एक मैंने बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान, भाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में इसकी स्थापना की गई, ये तो हमने बताया। और यह भी बताया कि इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पायर, अन्य न्यायाधीश हाइट, चेम्बर्स और लिमेस्टर थे। खैर ये सब सारी चीजें तो कल वाले क्लास में है। देखिए कल वाला क्लास आप देखेंगे तो इसका बैकग्राउंड कल वाले क्लास में अच्छे से दिया गया है, सारी चीजें आप जान सकते हैं। यहां मेरे कहने का अर्थ सीधा सा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में, वो मामले की सुनवाई करता था। भाई किसी के ऊपर अगर कोई अपराध किया है तो मामले की सुनवाई करता था, चाहे वो अंग्रेज हो या भारतीय हो। लेकिन यहां पर देखिए अंग्रेजों का बचाव कैसे किया जाता है, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गवर्नर और उसकी जो परिषद है 4 सदस्यों की, हमने बताया कि 4 सदस्यों की एक परिषद थी। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही प्रावधान किया गया था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यों की परिषद थी। और हमने बताया कि ये 4 सदस्य फिलिप फ्रांसिस थे, वर्नेल थे और मांसल थे, क्लेवरिंग थे। ये लोग 4 सदस्य इसकी सहायता करते थे। क्या हुआ इस अधिनियम में, क्यों चर्चा में ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से गवर्नर और उसकी परिषद को बाहर कर दिया गया। मतलब कि गवर्नर और गवर्नर की परिषद जो होगी, अगर कोई डिसीजन लेती है, इसके जो भी कार्य होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होगी। मान लीजिए कि अगर ये भ्रष्टाचार ये बॉडी कर रही है, गवर्नर और इसकी परिषद, तो मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। मतलब कि जो है अगर एक भारतीय के साथ कोई भी अगर भ्रष्टाचार हुआ है या उसका शोषण हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, तो ये मैटर इनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। मतलब कि ये सीधा साफ एकदम बच जा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी सुनिएगा आप, जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों के कृत्यों को भी, इन कर्मचारियों के जो कृत्य है, जो इनके कार्य हैं, इनको भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया, इनको भी बचा लिया गया। मतलब सारे अंग्रेजों को बचाया जा रहा है।
अब इतना ही नहीं, और भी कुछ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से जो राजस्व संबंधी मामले थे, राजस्व संबंधी मामले और राजस्व वसूली संबंधी मामले, ये ध्यान में रखिएगा, राजस्व संबंधी और राजस्व वसूली संबंधी मामले, ये दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रख दिया गया। मतलब कि अगर करप्शन होगा तो कहां होगा, धन को लेकर होता है ना, और धन मतलब कि राजस्व, और राजस्व से संबंधित ससुरा मैटर ही जो है सुप्रीम कोर्ट से बाहर रखा जा रहा है, तो जायज है कि करप्शन तो बड़े पैमाने पर होगा ही। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। तो आप फैक्चुअल नॉलेज मत लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर किन किन चीजों को, किन किन निकायों को रखा गया है। तो एक तो गवर्नर जनरल, उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं, उनके कृत्यों को, उनके कार्यों को, उनके एक्शन को, गतिविधियों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। फिर देखिए, राजस्व संबंधी और राजस्व वसूली संबंधी जो क्षेत्राधिकार है, वह भी जो है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। राजस्व संबंधी और राजस्व वसूली संबंधी जो भी मामले होंगे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर, एकदम साफ, एकदम पूरा सेफ किया जा रहा है। अंग्रेजों को बचाने का तरीका, बेहतर तरीका ढूंढा जा रहा है। ये है इनका पॉलिसी, ठीक है ना। खैर, हमको ये पढ़ना है कि 1781 के अधिनियम में क्या कुछ प्रावधान किए गए, ये पहला पॉइंट है। पहले पॉइंट में खैर बुक्स में आप देखेंगे, एम लक्ष्मीकांत में देखेंगे, सुभाष कश्यप में देखेंगे या एनसीईआरटी में देखेंगे, तो ये 3 पॉइंट दिया है, क्षेत्राधिकार से चीजें बाहर रखी गई हैं। लेकिन हमने एक ही साथ बता दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर किन 3 इश्यूज को रखा गया है, ठीक ना भैया। फिर आते हैं और कहते हैं, आपको बताते हैं कि एक और मैटर था इसमें, एक और मैटर, ये पहला वाला पॉइंट है। दूसरा मैटर क्या है, दूसरा मैटर जरा सुनना। दूसरा मैटर प्रांतीय जो न्यायालय हैं, प्रांतीय न्यायालय, उन प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील होती थी, प्रांतीय न्यायालय, ऐसे सुनना जरा, प्रांतीय न्यायालय, और इन प्रांतीय न्यायालयों की पहले अपील तो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती थी, सुप्रीम कोर्ट में जो कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ है। लेकिन अब कहा गया कि इन प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील होगी यह गवर्नर की परिषद में होगी, गवर्नर की परिषद में होगी। देखिए, गवर्नर की परिषद को मतलब पावर दी जा रही है, गवर्नर की परिषद में होगी। सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है और इसकी अपील केवल का केवल गवर्नर की परिषद में होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दूसरा कहा गया कि ये जो गवर्नर की परिषद है यह प्रांतीय न्यायालयों के लिए नियम और विनियम बना सकती है, नियम या विनियम बना सकती है। किसके लिए? प्रांतीय न्यायालयों के लिए। ए गवर्नर की परिषद। इतना ही नहीं, जो प्रांतीय परिषदें हैं, प्रांतों की जो परिषद है, इन परिषदों के लिए भी नियम और कानून वगैरह बना सकती है गवर्नर परिषद। ठीक ना दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट आपका हो गया। तीसरा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुनना जरा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई अगर हिंदुओं के मान लीजिए मामले कोई आते हैं, हिंदुओं के मामले किस प्रकार सुने जाएंगे, मुसलमानों के मामले किस प्रकार सुने जाएंगे। सांप्रदायिक आधार पर न्याय निर्णयन की व्यवस्था जैसे नजर आती है, सांप्रदायिक आधार पर। देखिए, सांप्रदायिक आधार पर जो है निर्वाचन प्रणाली वो मैं अलग पढ़ाऊंगा, ठीक ना। लेकिन यहां पर सांप्रदायिक आधार पर ये सब सारी चीजें डिसीजन लिया जा रहा है कि भैया अगर मान लीजिए कि न्यायालय में एक हिंदू का मैटर जाता है, एक हिंदू का मैटर जाता है, तो हिंदू के मामले में जो सुनवाई होगी वो हिंदू निजी कानूनों के माध्यम से होगी। हिंदू निजी कानूनों के मामले मतलब कि हिंदुओं के मामले हिंदू निजी कानूनों के माध्यम से होगी। नहीं होता है कि भाई हिंदू लॉ बोर्ड एक होता है, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होता है, तो उसी प्रकार कहा जा रहा है कि अगर कोई हिंदू का मामला जा रहा है तो हिंदू कानून के माध्यम से उसकी सुनवाई होगी। फिर कहा जा रहा है कि न्यायालय में अगर मान लीजिए मुसलमान का मामला गया, मुसलमान का मामला, तो मुसलमानों के जो मामले हैं ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग इनकी सुनवाई होगी। एक दूसरा पॉइंट है, एक आपका तीसरा पॉइंट हुआ। तो ये सब सारी चीजें जो है 1781 के अधिनियम में चर्चा का विषय बनी रही। तो इसको आप लोग एक एक पॉइंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट अधिनियम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को लेकर बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या कुछ है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, उसको देखते हैं, देन उसके प्रावधानों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक अधिनियम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसको आप हेडिंग डाल लीजिए, 1784 का पिट्स
इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट, ये जरा देखना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यहां पे क्या चीजें हैं, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है, कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। ये कार्यों का विभाजन मतलब क्या हुआ, कार्यों का विभाजन सीधा सा कि कंपनी दो कार्य करती थी पहले, एक तो राजनीतिक वाला काम करती थी, राजनीति वाला काम, राजनीतिक काम करती थी, और दूसरा एक काम करती थी व्यापारिक काम। ध्यान से तुम सुनिएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है, व्यापारिक काम। एक राजनीतिक कार्य था, एक व्यापारिक कार्य था, लेकिन यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि भैया जो राजनीतिक कार्य होंगे एक किसी दूसरी बॉडी को दिए जाएंगे और व्यापारिक कार्य हैं एक किसी दूसरी बॉडी को दिए जाएंगे। सुनना जरा, राजनीतिक कार्यों के नियंत्रण के लिए एक नया निकाय स्टैब्लिश किया गया ब्रिटेन में। क्या था उसका नाम, नियंत्रक मंडल। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नियंत्रक मंडल किस अधिनियम के तहत गठित किया गया, नियंत्रक मंडल। इसको हम कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है दोस्तों। इसको या हम शॉर्ट फॉर्म में बीओसी कह सकते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो नियंत्रक मंडल है या इसी को हम नियामक मंडल भी कहते हैं। ये जो है किसको रेगुलेट करता था, राजनीतिक मामलों को रेगुलेट करता था। और एक मजे की बात है कि ये 6 सदस्यों का था, 6 सदस्यों का, और इनकी जो नियुक्ति होती थी यह ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा इनकी नियुक्ति होती थी, नियुक्ति। और सुनना जरा, अगर मैं कहूं कि ये जो 6 सदस्य हैं, इन 6 सदस्यों का अगर क्लासिफिकेशन करना हो तो ये जो 6 सदस्य हैं, इन 6 सदस्यों में एक तो ब्रिटिश अर्थमंत्री था, ब्रिटिश अर्थमंत्री, और दूसरा जो सदस्य था यह ब्रिटेन का विदेश सचिव था, विदेश सचिव था। और 4 जो सदस्य थे, 4 यह प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे, प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। ये आपको नोट डाउन करना है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बार बार निर्देशक मंडल आएगा, बार बार जो है नियंत्रक मंडल आएगा, ये सब सारी चीजें आपको एकदम स्पष्ट रखनी है। तो कुल मिलाकर जो राजनीतिक मामला है, कंपनी का कार्यों का डिवाइडेशन होता है, विभाजन होता है, और विभाजन 2 प्रकार से, एक राजनीतिक मामलों में, एक जो है व्यापारिक मामलों में। राजनीतिक मामलों को देखरेख और नियंत्रण करने के लिए एक नियंत्रक मंडल का गठन किया जाता है ब्रिटेन में, जो 6 सदस्यों का था, और इन 6 सदस्यों का जो नियुक्ति की जाती थी वह ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। इन 6 सदस्यों में एक विदेश सचिव होता था और दूसरा ब्रिटेन का अर्थमंत्री है वो होता था। 4 ऐसे सदस्य थे जो प्रीवी काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे। अब सुनना जरा, इसका कार्य क्या था। खैर इसको पहले हम बता लेते हैं दोनों को, एक तो जान लीजिए राजनीतिक कार्य नियंत्रक मंडल, और दूसरा व्यापारिक कार्य था, इसको समझ लेते हैं। फिर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में और बताते हैं, वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। व्यापारिक कार्य था, व्यापारिक कार्य को निर्देशक मंडल देख रहा था, निर्देशक मंडल। ये जो निर्देशक मंडल है हमने पहले ही बताया कि भैया ये 24 सदस्यों का था, 24 सदस्यों का था ये निर्देशक मंडल। तो यही व्यापारिक कार्यों को देख रहा था। तो राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य। अच्छा, जब कोई 2 बॉडी किसी 2 कार्यों को करे तो उसी को द्वैध शासन पद्धति कहते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि राजनीतिक कार्य कोई और बॉडी देख रही है, व्यापारिक कार्य कोई और निकाय देख रहा है, तो इसी को द्वैध शासन पद्धति कहते हैं। और यह द्वैध शासन पद्धति की अगर हम शुरुआत देखें, अगर हम पूछें कि इसका प्रारंभ कब हुआ, इसके स्वरूप का जो है पहली बार हमको जो है एक प्रकार से स्वरूप इसका कब दिखाई पड़ा, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन पद्धति का हमको स्वरूप दिखाई पड़ता है। हम कह सकते हैं कि भी द्वैध शासन पद्धति। अच्छा, द्वैध शासन पद्धति की जैसे बात आती है तैसे हमारे दिमाग में एक क्लिक हो जाता है, अच्छा 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, लेकिन वो दूसरी चीजों से कोरिलेट करता है।
अगर पूछे द्वैध शासन पद्धति की शुरुआत कब हमको दिखाई पड़ती है, कब इसका स्वरूप दिखाई पड़ता है, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। अगर अगर ये पूछे केवल कि भैया जो द्वैध शासन पद्धति है, यह द्वैध शासन पद्धति प्रांतों में कब लागू हुई, प्रांतों में कब लागू हुई, तो ये आप ट्रिक करेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगर यह कहे कि द्वैध शासन पद्धति प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में कब लागू हुई, केंद्र की अगर बात करें तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगर यह पूछे कि द्वैध शासन पद्धति की शुरुआत कब हुई, देन आप करेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है ना, एकदम आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, हमको एनर्जी मिलती है कि भाई कमेंट आया है, क्या कुछ हमको जो है और बताया जाना है आपको। ठीक ना भैया। खैर, ये चीजें तो आपका पहला पॉइंट हुआ। तो कार्यों का विभाजन राजनीतिक और व्यापारिक में कर लीजिए, और यहां पर नियंत्रक मंडल को रेगुलेट करवा दीजिए जो है राजनीतिक मामलों को, और व्यापारिक मामलों को रेगुलेट करवाइए आप निर्देशक मंडल से जो 24 सदस्यों का था। ठीक ना। और यहां पर आप देख सकते हैं चूंकि जो है दो अलग अलग कार्य दो अलग अलग संस्थाएं कर रही हैं, तो इस हिसाब से द्वैध शासन पद्धति की शुरुआत हम देख सकते हैं। और द्वैध शासन पद्धति के बारे में और आप रिलेशन कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं बिंदुओं से। तो द्वैध शासन पद्धति की अगर प्रांतों में शुरुआत देखें सबसे पहले तो 1919 के जो है भारत शासन अधिनियम में, और केंद्र में सबसे पहले कब लागू की गई, प्रांतों से हटा करके केंद्र में, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक ना भैया। तो ये आप नोट डाउन पॉइंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा हम ये जाने कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसकी भूमिका बड़ी अच्छी थी। भूमिका क्यों अच्छी थी, इसलिए इसकी भूमिका अच्छी थी, सुनना जरा। अगर गवर्नर पहली बात कोई भी संधि समझौता किसी देशी रियासत या देशी नरेश के साथ करता है तो यह क्या करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से परमिट लिए बिना नहीं कर सकता है। यही आपका नेक्स्ट पॉइंट है। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, या फिर हम कहें कि भाई जो नियंत्रक मंडल है, इस नियंत्रक मंडल से सहमति या परामर्श लेने के बाद ही गवर्नर जनरल देशी नरेशों के साथ संधि समझौते कर सकता है। देशी नरेशों के साथ संधि समझौते कर सकता था। ये वाला पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा। एक नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो नियंत्रक मंडल है, नियंत्रक मंडल के ही अधीन जो भारत के नागरिक संबंधी मामले थे, सिविल संबंधी व्यक्तियों से संबंधित जो भारत के नागरिक संबंधी मामले थे, भारत के सैन्य प्रशासन से संबंधित जो मामले थे, सैन्य प्रशासन से संबंधित जो मामले थे, या फिर भारत के जो राजस्व संबंधी मामले थे, राजस्व संबंधी मामले, ध्यान से सुनिएगा। नियंत्रक मंडल के अनुमति के बिना जो गवर्नर था यह देशी नरेशों के साथ संधि समझौते नहीं कर सकता था, इसकी अनुमति अनिवार्य थी। एक आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट और क्या है कि नियंत्रक मंडल क्या करता था कि भारत में जो नागरिक मामले हैं, सैन्य प्रशासन से संबंधी मामले हैं और राजस्व से संबंधित जो मामले हैं, इसका टोटल का टोटल नियंत्रण का काम नियंत्रक मंडल करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है भैया। तो इतना हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो और क्या हो सकता है इसमें, इसको आप लोग एक एक पॉइंट करके नोट डाउन करिएगा, क्योंकि देखिए किताबों से हमने काफी ज्यादा रीड किया है, अध्ययन किया है, देन आपको कई किताबों का माध्यम हम बता रहे हैं। ठीक ना। क्योंकि अगर एक पॉलिटी ही टीचर पढ़ाने वाला अगर ये पढ़ाएगा तो बहुत करेगा, वो पॉलिटी की बुक पढ़ के पढ़ाएगा। क्योंकि हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल है और मैं पढ़ाता पॉलिटी हूं, ठीक है ना। तो कुल मिला जुलाकर पॉलिटी लगातार पढ़ाता आया हूं और हिस्ट्री का बैकग्राउंड इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए अच्छे से समझाने में मदद मिलती है। चाहे वो राजीव अहिर का लिया गया मैटर हो, या फिर जो है स्पेक्ट्रम जो है बिपिन चंद्रा से कुछ मैटर लिया गया हो, या फिर शंकर पांडोपाध्याय से कुछ मैटर लिया गया। मैं आपको स्रोत बता देता हूं, ठीक है ना। काफी अच्छे ऑथेंटिक बुकों से मैंने स्रोत लिया है। सो आपके सामने प्रशांत किशोर का भी हमने जो है कुछ मैटर लिया है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम आपको जो है प्रेजेंट कर रहे हैं कुछ मैटर। तो खैर 1784 का ए आपका हुआ।
1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में एक चीज आप यह शामिल करिएगा कि भाई जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल, इस गवर्नर जनरल की परिषद थी, एक हमने यह बताया कि जो परिषद थी 4 सदस्यों की थी। लेकिन इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में इन सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी जाती है। ठीक ना भैया, 3 कर दी जाती है। एक पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं, ध्यान से सुनिएगा, इनके कर्मचारियों को क्या किया जाता था कि भारतीय राजस्व से एक प्रावधान किया गया, भारतीय जो राजस्व है इस राजस्व से 10.5% लाभांश दिए जाने का प्रावधान किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा नहीं गया है, आई होप उम्मीद है कि पूछा जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से लाभांश का 10.5% जो है पार्ट किनको दिया जाना था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाना था। तो ये आपका टोटल ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा मैटर समाप्त हुआ। ठीक ना भैया। अब 2 अधिनियम और छोटे छोटे हैं, उसको पढ़ लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। उसके बाद कल हम जो है 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, चूंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर उसको हम पढ़ते हैं। ठीक ना। खैर आते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 1786 का अधिनियम। ये आपका 1784 का अधिनियम हो गया। अब 1786 का अधिनियम बच रहा है और एक 1793 का अधिनियम। दोनों को एक ही साथ ड्रॉपिंग के माध्यम से कर लेते हैं, क्योंकि छोटा छोटा है, एक एक पॉइंट है, तो अच्छे से हो जाएगा। ऐसे आप कर लीजिएगा। एक तो 1786 का अधिनियम और दूसरा 1793 का अधिनियम। 1793 का अधिनियम, दो पॉइंट है, एक एक पॉइंट केवल है। 1786 के जो अधिनियम में प्रावधान किया गया, पहला यह प्रावधान किया गया कि जो भाई गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल, इस गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। एक ही पॉइंट है, गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। दूसरा क्या पॉइंट है कि भाई गवर्नर जनरल ये क्या करता है? इसकी एक परिषद थी, हमने बताया परिषद। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में हमने बताया था कि गवर्नर जनरल कोई भी डिसीजन अगर लेगा तो अपनी परिषद के बहुमत के आधार पर डिसीजन लेता है। हालांकि हमने यह बताया कि अगर परिषद के बहुमत बराबर होते हैं, उस स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल को होगा। लेकिन इसमें जो है चेंजिंग आई इस अधिनियम में, 1786 का अधिनियम में। और कहा क्या गया है? एक क्वेश्चन पूछा गया है, कहा क्या गया कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णय को, अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू कर सकता है। हालांकि ये एक विशेष परिस्थिति में ही होना चाहिए। कोई ऐसी कंडीशन हो, ऐसा कंडीशनल जो है इशूज आ जाए, जिस स्थिति में गवर्नर को यह पावर दी गई कि भाई वो अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू कर सकता है। ये आपका 1786 का अधिनियम। 1793 का अधिनियम जो है, ये 1793 का अधिनियम एक पॉइंट के लिए ज्यादा जो है चर्चा में रहा, और वही पॉइंट पूछा जाता है कि भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, नियंत्रक मंडल, जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में स्थापित किया गया था, नियंत्रक मंडल। ये नियंत्रक मंडल हमने बताया कि 6 सदस्यों का था, और 6 सदस्य नहीं, इसमें कुछ और कर्मचारी भी थे दोस्तों, कर्मचारी भी थे। तो इसमें देखिए अंग्रेज सोच क्या रहे हैं? अंग्रेज सोच रहे हैं ये तो नियंत्रक मंडल, ये तो भारत के लिए काम कर रहा है, तो पेमेंट क्यों ब्रिटिश कोष से जाए? इनका पेमेंट कहां से जाएगा, इनका वेतन कहां से जाएगा? वह भारतीय कोष से जाएगा। एक प्रावधान किया गया और यही क्वेश्चन पूछा गया कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों का या कर्मचारियों का जो वेतन था वह है भारतीय कोष से दिए जाने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? 1793 के अधिनियम के तहत। ठीक है ना। तो नियंत्रक मंडल और उसके कर्मचारियों का जो वेतन है, ये वेतन भारतीय कोष से दिए जाने का प्रावधान किया गया। ये 1793 का अधिनियम है। ठीक है।
तो इतना आज के लिए फिलहाल। खैर, 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बता देते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट इसके बाद है, तो उसके बैकग्राउंड को बता देते हैं, प्रावधानों को कल हम डिस्कस करेंगे। सुनना जरा, हुआ क्या कि हमने ये बार बार आपको बताया कि भाई ईस्ट इंडिया जो कंपनी हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार थे, और व्यापारिक एकाधिकार होने का अर्थ ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा पूर्वी देशों के साथ और कोई दूसरी कंपनी व्यापार करने के लिए पूर्वी देशों के साथ नहीं आ सकती थी, जुड़ सकती थी। भाई और भी कंपनियां ब्रिटेन की हैं, सुनना जरा। जैसे मान लीजिए कि ये पूर्वी देश है मान लीजिए, और यहां पर ब्रिटेन है, और ब्रिटेन से ससुरा एक कंपनी आई हुई है, और वो कंपनी कौन सी है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको क्या टैग मिला हुआ है? व्यापारिक एकाधिकार का, व्यापारिक एकाधिकार का, ट्रेड मोनोपोली का। मतलब कि यहां पर मान लीजिए ए बी सी डी जो दूसरी कंपनियां हैं, ये पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इसको व्यापारिक एकाधिकार मिला हुआ है। अब ये जो ए बी सी डी जो तमाम और कंपनियां हैं, ये क्या कर रही हैं? ये जो है आंदोलन खड़ा कर देती है, आंदोलन खड़ा कर देती है कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल जो है लाभ नहीं कमा सकती है, व्यापार नहीं कर सकती, हम भी तो व्यापार कर सकते हैं, इससे बेहतर हम काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि हमको भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दीजिए आप। ठीक है, तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति के लिए जो अन्य कंपनियां हैं ब्रिटेन की, वो आंदोलन खड़ा कर देती हैं। 1813 का चार्टर एक्ट लाने की आवश्यकता पड़ी। ये ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहूं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ब्रिटेन की जो दूसरी कंपनियां, अन्य कंपनियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, वह पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए आंदोलन खड़ा कर देती हैं। और इतने समय मजे की बात बताऊं, एडम स्मिथ का नाम सुना होगा आपने। एडम स्मिथ की एक थ्योरी आती है, ओपन मार्केट थ्योरी, ओपन मार्केट थ्योरी। ये जो ओपन मार्केट थ्योरी है, यह कहती है कि राज्य का व्यापारियों पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अहस्तक्षेप का सिद्धांत ही इन्होंने दिया। अहस्तक्षेप, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अहस्तक्षेप। इनका कहना था कि भाई व्यापारियों को आप पूरी खुली छूट दीजिए, जितना आप खुली छूट देंगे उतना वो बेहतर खुल के व्यापार कर पाएंगे, स्वतंत्र रूप से व्यापार करेंगे, बेहतर उत्पादन होगा, कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, जॉब बढ़ेगी, देश ग्रोथ करेगा, मानव विकास सूचकांक भी बेहतर होगा। तो ये एडम स्मिथ का मानना था कि व्यापारियों के ऊपर कोई प्रतिबंध ना राज्य का ना लगाया जाए। तो अब जो कंपनियां हैं ये कह रही हैं कि अब कम से कम अर्थशास्त्री की ही बात आप सुनिए। अर्थशास्त्री भी बोल रहे हैं कि भाई कंपनियों को या फिर व्यापारियों को पूरी खुली छूट देनी चाहिए। तो क्यों आप जो है ट्रेड मोनोपोली दिए हुए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसको आप हटाइए। फिर सोचना जरा, इतने समय समस्या क्या हुई कि जो यूरोप वाला क्षेत्र है, यूरोप में देश है एक जर्मनी, और जर्मनी का तानाशाह है नेपोलियन। नेपोलियन आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, नेपोलियन का एक सिद्धांत आया, महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीपीय सिद्धांत। और नेपोलियन ने क्या किया कि ब्रिटेन की जो कंपनियां हैं, इसको कहा कि आप ब्रिटेन में ही ससुरा आप जो है व्यापार करिए, ब्रिटेन के अलावा आपकी मजाल नहीं हो सकती है कि आप किसी यूरोप के दूसरे क्षेत्रों में व्यापार कर सके। प्रतिबंध लगा देता है, ये महाद्वीपीय सिद्धांत इसका कहलाता है कि मतलब कि जो ब्रिटेन की कंपनियां हैं केवल व केवल ब्रिटेन में ही व्यापार कर सकती हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट में दूसरे क्षेत्रों पर व्यापार नहीं कर सकती हैं। यही जो है महाद्वीपीय सिद्धांत है। किसका महाद्वीपीय सिद्धांत? नेपोलियन का। तो नेपोलियन के कारण भी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य कंपनियां हैं, ये चाह रही है कि कम से कम हमको खुली छूट आप दीजिए व्यापार करने के लिए पूर्वी देशों के साथ। ये भी आंदोलन और तीव्र से खड़ा कर देती हैं। ईसाई मिशनरियों का नाम आपने सुना होगा। ईसाई मिशनरियां जो पादरी होते हैं, ये बार बार अनुमति मांग रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमको पूर्वी देशों में जाकर के जो एक अबौद्धिक वर्ग है, जो अशिक्षित वर्ग है, जो असभ्य वर्ग है, इसको शिक्षित करना है। ये अपने आप को ससुरा सिद्ध करने चाहते थे कि हम शिक्षित हैं, हम सभ्य हैं। ठीक है, एक कंडीशन थी। तो खैर ये अनुमति बार बार मांग रहे थे, इसलिए भी दबाव बढ़ रहा था। तो इन्हीं सब सारी चीजों को देखते हुए 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया। ठीक ना भैया?
तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम 1813 का चार्टर एक्ट डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या कुछ प्रावधान थे, बार क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके बाद 1833 तो और इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद 1853 का अधिनियम कंप्लीट करके ताज के शासन के कंपनी के शासन के अंतर्गत जो है संवैधानिक विकास कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद ताज के शासन। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।